हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आर टू नॉवल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब तक आपने मेरी कहानी मेरा जलता प्यार का भाग 4 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। और वहां रखे बाकी बाथरोब को पानी में फेंक दिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही आरोही के आंखों में फिर से आंसू आने लगे थे, पर उसने अपने आप को संभाल लिया और पानी में पड़े उस गीले बाथरोब को उठाकर वैसे ही पहन लिया। उसके कपड़े पूरे फटे हुए थे, वो ऐसे ही नहीं बैठ सकती थी। उसने गीले बाथरोब को पहन लिया। आरोही को गीले कपड़े पहन से जल्दी बुखार आ जाता था, पर अब वो क्या ही कर सकती थी। आरोही ने धीरे से बाथरूम का डोर ओपन कर बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस दक्ष आराम से सो रहा था। उसने डोर फिर से बंद कर दिया। वो बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में नर्स और डॉक्टर दक्ष का चेकअप करने आते थे। वो उनके सामने ऐसे नहीं जा सकती थी। वो वही दरवाजे के पास दिवाली से टिककर बैठ गई। उसमें अब जरा भी एनर्जी नहीं बची थी। वो हद से ज्यादा तक गई थी। वो वही बैठ गई और अपने चेहरे को अपने घुटनों में छुपा लिया। उसे अपनी लाचारी पर रोना आ रहा था। वो ना चाहते हुए भी सीसक कर रोने लगी। मोक्ष 20 मिनट में ही कपड़े लेकर रूम में वापस आ गया था, पर वो बाथरूम में नहीं गया। वो वही सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगा। वो आरोही को सजा देना चाहता था। काम करते हुए उसे पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। जब उसे याद आया कि पिछले 2 घंटे से आरोही अंदर है, तो वो जल्दी से उठा और बाथरूम में चला गया। अंदर आकर उसने देखा आरोही नीचे अपने घुटनों पर सर रख बैठी है। तो उसने उसे आवाज दी, पर आरोही नहीं उठी। तो उसने हाथ लगाकर उठाना चाहा, तो मोक्ष के हाथ लगाते ही वो एक तरफ लुढ़क गई और उसका शरीर बुखार से तप रहा था। उसे ऐसे देख मोक्ष घबरा गया। उसे समझ आ गया था कि उसने वही गीला बाथरोब पहना है, इसीलिए उसे बुखार आ गया था। उसने उसे गोद में उठाया, पर वो उसे ऐसे बाहर नहीं ले जा सकता था। वो सोच रहा था, काफी देर से वो बच्चा सो रहा था, वो कभी भी उठ सकता था। इसीलिए मोक्ष ने उसे वहीं एक जगह खड़ा कर दिया। शायद आरोही जाग रही थी। क्यों करता था मोक्ष आरोही पर इतना गुस्सा? अब आगे। मोक्ष के हाथ लगाते ही वो एक तरफ लुढ़क गई और उसका शरीर बुखार से तप रहा था। उसे ऐसे देख मोक्ष घबरा गया। उसे समझ आ गया था कि उसने वही गीला बाथरोब पहना है, इसीलिए उसे बुखार आ गया था। तारांकन उसने उसे गोद में उठाया, पर वो उसे ऐसे बाहर नहीं ले जा सकता था। वो सोच रहा था, काफी देर से वो बच्चा सो रहा था, वो कभी भी उठ सकता था। इसीलिए मोक्ष ने उसे वहीं एक जगह खड़ा कर दिया। शायद आरोही जाग रही थी। मोक्ष ने उसे दीवार के सहारे खड़ा किया और उसका वो गीला बाथरोब उतारने लगा। वो आरोही को दूसरे कपड़े पहनाना चाहता था, उसे वो बाहर ले जा सके। अब आरोही पूरी तरह जाग गई थी, पर उसकी आंखें अंधी ही खुल रही थी। एक तो कमजोरी, ऊपर से मोक्ष का टॉर्चर और अब ये बुखार आरोही की हालत खराब कर रहा था। पर फिर भी वो कुटी नहीं थी। जब उसे एहसास हुआ कि वो उसके कपड़े बदल रहा है, उसने अपनी सारी ताकत को समेटा और जोर से मोक्ष को धक्का दे दिया। उसके धक्का देने से मोक्ष एकदम से दूर हो गया। वो दोनों दरवाजे के पास ही थे। आरोही के धक्का देने से मोक्ष बाथरूम के दरवाजे से बाहर लड़खड़ा गया। उसने खुद को संभाला और उसकी तरफ आने लगा, तो आरोही ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। वो अपनी कमजोर आवाज में बोली, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। और वैसे भी नौकरों से काम करवाया जाता है, खुद उनका काम नहीं किया करते सर। आज आपने अपनी जरूरत पूरी कर ली है, तो आज के लिए अकेला छोड़ ही सकते हैं आप मुझे। बुखार की वजह से उसकी आवाज भी कांप रही थी और खुद आरोही भी कांप रही थी, पर वो मोक्ष की मदद नहीं लेना चाहती थी। मोक्ष उसे ठंड से कांपते हुए देख रहा था। उसे ऐसे देख उससे रहा नहीं गया और वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उसकी बात सुन आरोही ने फिर से अपना हाथ दिखाते हुए बोली, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी मदद कर सकती हूँ। और एक बात सर, जख्म देने वाले मरहम नहीं लगाया करते, और आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए। आपकी बेवजह दी गई सजा से आपकी गुलाम काफी दर्द में है। इतना बोल उसने बड़ी मुश्किल से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखें बंद होने लगी थी, फिर भी खड़ी थी। उसने मोक्ष के लाए कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर आ गई। वो धीरे धीरे से चल रही थी। वो दक्ष के पास नहीं जा सकती थी। उसे बुखार था, दक्ष को उसका बुखार लग सकता था।
आरोही ने वही रखी एक मरट नीचे जमीन पर दक्ष के बेड के पास बिताए और वहां सो गई। आरोही अभी भी ठंड से कांप रही थी। उसने अपने पैर अपने पेट पर मोड़ दिए और सिकुड़ कर सो गई। मोक्ष को तो पता नहीं क्या फील हो रहा था। आरोही को देख उसे उसके लिए बुरा लग रहा था, तो अपनी गलती पर उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो वही बुद्ध बने खड़ा बस देख रहा था। कुछ देर बाद वो रूम से बाहर निकल गया। मोक्ष सीधे मेडिकल स्टोर में गया और एक मेडिसिन लेकर आ गया। वो जब रूम में आया तो आरोही वैसी ही लेकिन हुई थी। वो उसके पास आया और उसे पलटकर अपने सामने कर लिया। मोक्ष ने उसे सीधे लिटाया और मेडिसिन को स्पून में लेकर धीरे धीरे आरोही के मुंह में डालने लगा। मोक्ष डॉक्टर से बिना पूछे वो मेडिसिन ले आया था, जैसे उसे पहले से पता हो इस हालत में कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। आरोही बेहोश हो गई थी। ये बात मोक्ष जान चुका था, इसीलिए वो आरोही को जगाने के बजाय स्पून से उसे मेडिसिन पिला रहा था। मोक्ष ने थोड़ी थोड़ी करके उसे मेडिसिन पिला दी और उसे एक ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। मोक्ष झुका और उसके माथे पर अपने होंठ रख उसे किस किया। तारांकन मोक्ष वहां उसके पास ही सो गया और आरोही को अपने बाहों में भर लिया। मोक्ष आरोही के पीले पड़े चेहरे को देख रहा था। उसे देखते हुए मोक्ष अपने पास्ट की यादों में खो गया। एक लड़की कब से गार्डन में पानी खेलते हुए भीग रही थी। मोक्ष उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले जाते हुए बोला, बस अब और नहीं, कितनी देर से तुम पानी में हो? तुम्हें पता है ना, ज्यादा देर गीले कपड़ों में रहने से तुम्हें कितना तेज बुखार आ जाता है। अब तुम्हारी तबीयत बिगड़ी गई तो मुझे मत बताना। मोक्ष की बात पर उस लड़की ने अपना मुंह फुला लिया। मोक्ष ने उसे एक कमरे में छोड़ा और बोला, जल्दी से चेंज करो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। मोक्ष ने पेपर पर एक मेडिसिन लिखकर ड्राइवर को देकर बोला, ये मेडिसिन लेकर आओ। उसके बाद मोक्ष किचन में जाकर सूप बनाने लगा। जब सूप बना गया तो सूप को एक बाउल में डालकर मेडिसिन और सूप लेकर कमरे में चला गया। मोक्ष ने जब कमरे में आकर देखा तो वो बेड पर सिकुड़ कर सोई हुई थी। जब मोक्ष ने उसे उठाना चाहा तो पाया वो बेहोश हो गई थी और पूरी तरह से बुखार से तप रही थी। क्या हुआ है आरोही को और मोक्ष कैसे पता उस मेडिसिन के बारे में? अब आगे। मोक्ष ने उसे एक कमरे में छोड़ा और बोला, जल्दी से चेंज करो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। मोक्ष ने पेपर पर एक मेडिसिन लिखकर ड्राइवर को देकर बोला, ये मेडिसिन लेकर आओ। उसके बाद मोक्ष किचन में जाकर सूप बनाने लगा। जब सूप बना गया तो सूप को एक बाउल में डालकर मेडिसिन और सूप लेकर कमरे में चला गया। मोक्ष ने जब कमरे में आकर देखा तो वो बेड पर सिकुड़ कर सोई हुई थी। जब मोक्ष ने उसे उठाना चाहा तो पाया वो बेहोश हो गई थी और पूरी तरह से बुखार से तप रही थी। मोक्ष ने एक स्पून में वो मेडिसिन लेकर उसके मुंह में धीरे धीरे डालने लगा। जब उसने उसे वो मेडिसिन पिलाई तो उसे अपने सीने में छुपा लिया। वो ठंड से कांप रही थी तो मोक्ष उसे अपनी बाहों की गर्मी दे रहा था। वो वैसे ही उसे लेकर सो गया था। जब सुबह हुई तो वो बिल्कुल ठीक थी, पर मोक्ष गुस्से में था और उसका ही उठने का वेट कर रहा था। मोक्ष को ऐसे देख उसने एकदम बोला, हाँ, चेहरा बनाया ताकि मोक्ष उसे ना डांटे। मोक्ष उसे घूरते हुए देख बोला, तुम कब बड़ी होगी और अब अपना ख्याल रखोगी? मोक्ष की बात सुन उसने ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोली, कभी नहीं। जब तुम हो मेरे पास मेरा ख्याल रखने के लिए तो मुझे अपना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। उसकी बात पर मोक्ष बोला, और कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो तब क्या करोगी? तो वो बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। उसकी बात पर मोक्ष के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और अब उसका गुस्सा भी कहीं भाग गया था। मोक्ष उन यादों को याद करते हुए आरोही को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। जब सुबह हुई तो आरोही धीरे से उठी और उठते ही उसने पहले दक्ष को देखा। दक्ष अभी भी सो रहा था। वो उठी और दक्ष के पास जाकर उसके माथे पर अपना हाथ रखने वाली थी कि वो रुक गई और पहले उसने अपना बुखार चेक किया। जब उसे लगा कि वो ठीक है तो उसने दक्ष के सर को सहलाते हुए उसके माथे पर किस कर दिया। वो उसे प्यार से देख रही थी। 1 मिनट रुक, वो बाथरूम चली गई। उसने एक बार भी मोक्ष को नहीं देखा था। मोक्ष वहीं सोफे पर बैठा था। वो उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। आरोही का दक्ष को इतना प्यार करना उसे जलाता था, पर उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। आरोही के बाथरूम में जाते ही दक्ष उठ गया था और उठते ही उसे आरोही को देखना होता था, वरना वो रोने लगता। वो इधर उधर अपनी नजरें घुमा आरोही को देख रहा था कि तभी उसे सोफे पर बैठा मोक्ष दिखा।
उसे देख दक्ष उससे बोला, अंकल आप अभी भी यही हो? क्या आप रात को अपने घर नहीं गए थे? दक्ष की आवाज सुन मोक्ष ने उसकी तरफ देखा तो दंग रह गया। वो बस उसे ही देख रहा था। दक्ष भी मोक्ष को ही देख रहा था। दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों को एक दूसरे की आंखें अपने जैसी लग रही थी। मोक्ष ने उसे अब तक कई बार देखा था, पर उसकी आंखें नहीं मिली थी एक दूसरे से। दोनों की आंखें ग्रे कलर की थी। एक मोक्ष उससे बोला, है श्याम, कैसे हो तुम अब? और तुम्हारा नाम क्या है? उसकी बात पर दक्ष बोला, ठीक हूँ, पर पहले ये बताओ मेरी मम्मा कहाँ है? उसकी बात पर मोक्ष कुछ बोलता, उससे पहले उसे उसकी मम्मा की आवाज आई। आरोही को पता था दक्ष अब उठने वाला है, इसीलिए वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आई थी। वो उसके पास आते हुए बोली, दक्ष मेरा बच्चा उठ गया। ये बोल उसे अपने सीने से लगा लिया। दक्ष भी उससे झट से लिपट गया। इधर आरोही के मुंह से उसके बेटे का नाम दक्ष सुनकर वो एक बार फिर हैरान था। दक्ष नाम सुनते ही वो अपनी यादों में खो गया था। मोक्ष गार्डन में बैठा बुक पढ़ रहा था। तभी वहां वो लड़की भागती हुई आई और मोक्ष के हाथ को पकड़ खींचते हुए बोली, मोमू चलो ना, जल्दी मुझे झूला झूलना है और तुम ही मुझे झूला झुलाओगे, चलो। ये बोल वो उसे खींच रही थी। मोक्ष ने अपनी बुक बंद कर वहीं बने बेंच पर रख दी और उठकर उसके साथ जाते हुए बोला, पहले मुझे ये बताओ, तुम मुझे ऐसे अजीब नाम से क्यों बुलाती हो? कितना अजीब लगता है। तुम अब मुझे ऐसे नहीं बुलाया करोगी, समझी? मोक्ष की बात पर वो बोली, मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाया करूंगी, मुझे अच्छा लगता है। और क्या अजीब है बताओ जुरा? उसकी बात पर मोक्ष बोला, पर तुमने ऐसा नाम क्यों रखा है मेरा? ऐसे मोमू। तो वो बोली, मोक्ष का मैंने प्यार से मोमू बना दिया। तो दक्ष अपने आईब्रो उचकाते हुए बोला, शुक्र है कि तुम मुझे मामू नहीं बोलती हो, वरना सब मुझे मातू बनाकर चले जाते। और शुक्र है मॉम ने मेरा नाम मोक्ष रख दक्ष नहीं रखा, वरना तुम मुझे दादू कहकर बुलाती। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। मोक्ष की बात पर वो जोर से हंसने लगी और बोली, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बेटे का नाम दक्ष रखेंगे और मैं उसे दादू बुलाऊंगी। उसकी बात पर मोक्ष ने अपना माथा पीट लिया। क्या होगा अब आगे? अब आगे? तो वो बोली, मोक्ष का मैंने प्यार से मोमू बना दिया। तो दक्ष अपने आईब्रो उचकाते हुए बोला, शुक्र है कि तुम मुझे मामू नहीं बोलती हो, वरना सब मुझे मातू बनाकर चले जाते। एक और शुक्र है मॉम ने मेरा नाम मोक्ष रख दक्ष नहीं रखा, वरना तुम मुझे दादू कहकर बुलाती। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। मोक्ष की बात पर वो जोर से हंसने लगी और बोली, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बेटे का नाम दक्ष रखेंगे और मैं उसे दादू बुलाऊंगी। उसकी बात पर मोक्ष ने अपना माथा पीट लिया। मोक्ष अपनी यादों में ही था कि उसका फोन रिंग करने लगा। मोक्ष ने एक नजर बेड की तरफ देखा जहां आरोही दक्ष को फ्रूट खिला रही थी। वो बिना उसे कुछ बोले ही वहां से उठकर बाहर चला गया। आरोही ने उसे एक नजर भी नहीं देखा था। उसे पता था मोक्ष वही बैठा कम कर रहा है, पर उसने उससे कोई बात करना जरूरी नहीं समझा। वो अपना सारा ध्यान दक्ष पर लगा रही थी। पर जैसे ही मोक्ष उस रूम से चला गया तो आरोही ने एक चैन की सांस ली। आरोही अब सोच रही थी आगे क्या करना है। वो ये तो समझ गई थी कि ये इंसान उसे कभी छोड़ने वाला नहीं है और वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी। क्योंकि जब आरोही उस रूम से बाहर जाती कोई उसके पीछे हमेशा रहता था। अगर वो मेडिकल स्टोर पर भी जाती तो उसके पीछे कोई होता था। ये कोई और नहीं, मोक्ष के गार्ड्स थे जो आरोही पर नजर रखे हुए थे। और ये बात आरोही समझ रही थी। उसे पता था अब वो इस कैद से भाग नहीं सकती है। वो अकेली होती तो शायद वो कभी हार ना मानती, पर दक्ष के साथ वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। दक्ष के आगे वो अपने आप को नहीं चुन सकती थी। अब उसे जो करना था इसी कैद में जीते हुए करना था। यही सारी बातें उसके दिमाग में घम रही थी। इधर मोक्ष अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। मोक्ष अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा था। जब से वो आरोही से मिला था तब से उसके दिमाग में बस आरोही ही चल रही थी और आरोही का ऐसे उसे इग्नोर करना उसे गुस्सा दिला रहा था। आज उसने पूरा दिन अपने एम्प्लॉइज पर गुस्सा किया था। अभी वो कम में बिजी था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। मोक्ष ने कम इन कहा तो उसका असिस्टेंट सुधर आया। वो अंदर आ तो गया था, पर बोलने में घबरा रहा था। आज उसका बॉस किसी भूखे शेर के जैसे सर किसी पर दहाड़ रहा था और वो जो बताने वाले था वो बदसून, पता नहीं वो क्या ही करेगा। वो यही सब सोच रहा था। तभी उसे कुछ ना बोलता देख मोक्ष ने उसकी तरफ देखा तो वो हड़बड़ा गया और हड़बड़ाते हुए बोला,
सर, हॉस्पिटल से हमारा भेजा गया अमाउंट रिजेक्ट कर हमारे पैसे वापस भेज दिए गए हैं। इतना बोल वो चुप हो गया। मोक्ष ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो वो बोला, ये जानने के लिए मैंने हॉस्पिटल में फोन किया था। तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि मीन्स आरोही ने अपने बेटे के ट्रीटमेंट का पहले ही पूरा बिल पे कर दिया है। अपने असिस्टेंट की बात सुन। अब तो मोक्ष गुस्से से पागल होने लगा था। मोक्ष ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और केबिन से बाहर चला गया। वो असिस्टेंट जीन्स का नाम राज था। राज ने अपने मन में कहा, मीन्स आरोही को बचा लेना भगवान इस राक्षस से। पता नहीं आज इन्हें क्या हुआ है, हर किसी पर बरस रहे हैं। ये बोल वो भी अपना काम करने चला गया। इधर आरोही कब से दक्ष को सूला रही थी, पर दक्ष को नींद नहीं आ रही थी, तो वो बस उससे सवाल पर सवाल पूछा रहा था। जब दक्ष सो गया तो आरोही ने एक नस को दक्ष का ख्याल रखने का बोल वो बाहर निकल गई। आरोही को अपने लिए खाना लाना था और दक्ष के लिए फ्रूट। मोक्ष को सिर्फ हॉस्पिटल का हेल्दी फूड खाना था और वो फ्रूट्स खा सकता था, पर आरोही को अपने लिए खाने का अरेंजमेंट खुद ही करना था। उसे अपने लिए खाना बाहर से लाना था। सुबह भी उसने दक्ष का बचा हुआ हॉस्पिटल का फूड खाया था। वो दक्ष को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर अब उसे भूख लग रही थी और दक्ष को संभालने के लिए उसे अपना ख्याल खुद ही रखना था। वो हॉस्पिटल से बाहर आई और अपने लिए वहीं से स्ट्रीट फूड पक करवा लिया। वहां आसपास कोई होटल नहीं था और आरोही ज्यादा दूर नहीं जाना चाहती थी, उसे वापस आने में देर हो जाती। इसीलिए उसने अपने लिए वही का स्ट्रीट फूड ले लिया और दक्ष के लिए फ्रूट्स खरीदे एक और वापस हॉस्पिटल आए तो उसे सामने ही पार्किंग में मोक्ष की गाड़ी दिखाई दी। मोक्ष उसका ही इंतजार कर रहा था। उसे गार्ड से पता चल गया था कि आरोही हॉस्पिटल से बाहर गई है। जब आरोही ने मोक्ष को देखा तो उसके कदम एक पल के लिए रुक गए, पर वो उसके पास नहीं गई और फिर अंदर की तरफ जाने लगी। आरोही मोक्ष से कोई बात नहीं करती थी, बात करने जैसा उनका कोई रिश्ता नहीं था। वो उसके पास जाकर भी क्या ही करती, वो सीधे अंदर जाने लगी। इतना काफी था मोक्ष को गुस्से से पागल करने के लिए। अब क्या करेगा मोक्ष गुस्से में आरोही के साथ? क्या फिर से मोक्ष उसे कोई सजा देगा? अब आगे और वापस हॉस्पिटल आए तो उसे सामने ही पार्किंग में मोक्ष की गाड़ी दिखाई दी। मोक्ष उसका ही इंतजार कर रहा था। उसे गार्ड से पता चल गया था कि आरोही हॉस्पिटल से बाहर गई है। जब आरोही ने मोक्ष को देखा तो उसके कदम एक पल के लिए रुक गए, पर वो उसके पास नहीं गई और फिर अंदर की तरफ जाने लगी। आरोही मोक्ष से कोई बात नहीं करती थी, बात करने जैसा उनका कोई रिश्ता नहीं था। वो उसके पास जाकर भी क्या ही करती, वो सीधे अंदर जाने लगी। इतना काफी था मोक्ष को गुस्से से पागल करने के लिए। मोक्ष अपने लंबे कदम भरता हुआ उसके पास चला गया और उसके हाथ को जोर से पकड़कर उस अपने साथ खींचता हुआ अपनी गाड़ी के पास ले आया। उसने उसे अपनी गाड़ी से सटाकर खड़ा कर दिया और उसके दोनों बाह पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? उसके पकड़ने से आरोही को दर्द हो रहा था, पर फिर भी उसने उसे कुछ नहीं कहा। तो मोक्ष ने उसके बाह को और जोर से दबाते हुए कहा, बोलो भी अब। उसके ऐसे करने से उसकी आंखों में पानी आ गया। मोक्ष को ना दिखाई दे इसलिए उसने अपनी नजरें झुका ली और बोली, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही थी, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं अपने बेटे के पास जा रही थी, आप छोड़े मुझे, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। ये बोल वो अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बात सुन गुस्से से मोक्ष के चेहरे की नसें तक उभरने लगी थी। उसने उसके हाथ में पकड़ी बैग को लिया और गाड़ी के सीट पर फेंक दिया और आरोही को गाड़ी का डोर खोल उसने लगभग धक्का देते हुए उसे गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गाड़ी स्टार्ट करने लगा। उसे गाड़ी स्टार्ट करता देख आरोही ने उसे रोकते हुए कहा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे दक्ष के पास जाना है। उसे अकेले रहने की आदत नहीं, अगर उसने मुझे नहीं देखा तो रोने लगेगा। मुझे जाने दीजिए सर। पर मोक्ष अब तक गाड़ी उसी हॉस्पिटल के बैक साइड पार्किंग में ले आया था। जब मोक्ष ने वहां गाड़ी रोकी तो शायद आरोही को समझ आ गया था मोक्ष उसका क्यों इंतजार कर रहा था। पर आज ना उसकी हालत ठीक थी और ना ही उसमें एनर्जी बच थी। वो मोक्ष से बोली, सर जाने दीजिए मुझे। हर बार उसके मुंह से जाने की बात सुन मोक्ष ने गुस्से में उसके गालों को अपने हाथ से दबाते हुए कहा, बेशक से तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, पर मुझे तुमसे नहीं तुम्हारी बॉडी से मतलब है। इतना बोल उसने उसे झटक दिया और अपना फोन उठाया और किसी को कॉल कर कहा,
एक नस भेजो उसका ख्याल रखने के लिए। इतना बोल उसने फोन कट कर वही सीट पर फेंक दिया और एक बटन प्रेस कर दिया तो गाड़ी के पर्दे खुल गए। ये देख आरोही घबरा रही थी। वो गाड़ी का डोर खोलने की कोशिश करने लगी, पर सब बेकार था। गाड़ी अब लॉक थी और मोक्ष गुस्से से उसे देख रहा था। आरोही का उससे कोई मतलब नहीं है कहना उसे चुभ गया था। उसने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पका, उसके चेहरे को ऊपर उठाया और अपने करीब कर उसे किस करने लगा। आरोही को अपने बालों में दर्द हो रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें गीली हो रही थी। मोक्ष ने उसे किस करते करते उसके सारे कपड़े उतार दिए थे और अपनी भी शर्ट को उतार नीचे फेंका था, पर वो वैसे ही उसे किस कर रहा था। आरोही जरा भी नहीं हिल रही थी। वो बस किसी मूर्ति की तरह बैठी थी। जब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो मोक्ष ने उसे छोड़ दिया। आरोही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो बस अपने आप को संभाल रही थी। उसने मोक्ष ना रोका था और ना ही उसे कोई रिस्पांस कर रही थी। वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, बस अपना सर नीचे किए खुद को शांत कर रही थी। ये देख मोक्ष ने उसे सीट पर धक्का दिया और उसके ऊपर आकर उसके गले और कॉलरबोन पर बाइट करने लगा। फिर भी आरोही का कोई रिस्पांस नहीं था। मोक्ष ने अब थोड़ा और नीचे आया और उसके चेस्ट पर अपने होंठों से हरकत करने लगा। उसके हाथ और होंठ दोनों बेकाबू होकर अपना काम कर रहे थे। आरोही ने अपने होंठ भींच रखे थे ताकि उसके मुंह से कोई आवाज ना निकले, पर मोक्ष तो मोक्ष था। मोक्ष उसे अपने होंठों में दबाए सक करने लगा था और अपने दोनों हाथों से दबकर उस पर अपने टंग से स्वाइप करने लगा। अब तो आरोही ने अपनी आंखें भी कसकर भींच ली। मोक्ष यही नहीं रुकने वाला था। वो अपना एक हाथ धीरे धीरे नीचे उसके लोअर पर ले गया। उसके हाथ को अपने लोअर पर महसूस कर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो उसे सहला रहा था, पर अचानक ही उसे दर्द महसूस हो गया। तो आरोही की एक आह निकल गई। उसके मुंह से आह सुन मोक्ष ने अपने होंठ को वहां से हटा और आरोही को देखने लगा। उसकी बती सांसें देख उसके चेहरे पर क्रीपी स्माइल आ गई थी। वो ऊपर उठा और उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा और इसी के साथ वो अपने उंगलियों की हरकत बाने लगा था। आरोही तो बस अब उसके नीचे मचल रही थी या उसकी हरकतों से तड़प रही थी। अब आगे वो उसे सहला रहा था, पर अचानक ही उसे दर्द महसूस हो गया। तो आरोही की एक आह निकल गई। उसके मुंह से आह सुन मोक्ष ने अपने होंठ को वहां से हटा और आरोही को देखने लगा। उसकी बती सांसें देख उसके चेहरे पर क्रीपी स्माइल आ गई थी। वो ऊपर उठा और उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा और इसी के साथ वो अपने उंगलियों की हरकत बाने लगा था। आरोही तो बस अब उसके नीचे मचल रही थी या उसकी हरकतों से तड़प रही थी। उसकी उंगलियों को अपने अंदर महसूस कर आरोही की सांसें मानो थमसी रही थी। वो कभी अपनी सांसों को रोक लेती तो कभी लंबी सांस भरती। उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। मोक्ष को उसे ऐसे देख पता नहीं कितना सुकून मिल रहा था। उसके छूने से आरोही को ऐसे तड़पता देख उसका गुस्सा पिघलने लगा था। अब उसने धीरे से अपने हाथ हटाया तो अक्षरा ने एक राहत की सांस ली ही थी कि मोक्ष ने खुद को उसमें एंटर कर दिया। तो आरोही कसमसाने लगी। मोक्ष उसे किस करते हुए उसे प्यार करने लगा था। अब बस गाड़ी में आरोही की कराहें सुनाई दे रही थी। 2 घंटे बाद मोक्ष ने आरोही को देखा तो उसकी आंखें बंद थी। उसे सोया हुआ देखकर मोक्ष ने उसे अपने बाहों में भरकर सो गया। कुछ ही देर में मोक्ष सो गया था। उसे किसी बात का डर नहीं था। उसके गार्ड दूर से ही उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। मोक्ष के सो जाने के बाद आरोही ने अपनी आंखें खोली। जब उसे एहसास हो गया मोक्ष सो गया है, वो धीरे से उससे अलग हो गई। उसने एक नजर उसे देखा और अपने कपड़े पहन लिए। आरोही को नहीं लगा था कि उसकी इतनी तबीयत खराब होने पर भी वो उसके साथ ये सब करेगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और मोक्ष के लिए नफरत। उसने एक नजर नफरत से मोक्ष को देखा और कुछ ढूंढने लगी। उसे सीट पर उसकी लाया हुआ बैग मिला। उसमें से उसने बस फ्रूट बैग उठाया और गाड़ी से बाहर निकल गई। वहां दूसरा बैग वैसे ही पड़ा था। उसमें खाना था जो आरोही अपने लिए लेकर आई थी। अब आरोही की भूख मर गई थी तो वो उस बैग को वही छोड़कर चली गई। उसने बस फ्रूट का बैग लिया था जब सुबह दक्ष को खिलाने के लिए वो लेकर आई थी। वो वहां से निकल हॉस्पिटल के अंदर चली गई। उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वो जैसे तैसे दक्ष के रूम में आई और वही सोफे पर बैठ गई। उसने अपना सर पीछे सोफे पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आरोही इतनी ज्यादा थकी हुई थी
की आंखें बंद करते ही उसे नींद आ गई। वही जब दक्ष के पास रुकी नस जो बाथरूम गई थी, उसने जब आरोही को देखा तो रूम से बाहर चली गई। इधर मोक्ष को कोई खबर नहीं थी कि आरोही कब की जा चुकी है। वो तो गहरी नींद में सो रहा था। उसे आरोही के साथ सुकून मिलता था। सुबह का वक्त, सुबह 6 बजे फोन की अलार्म की आवाज से आरोही की नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे कल की बातें याद आ गई और वो ऐसे सोफे पर ही बैठे बैठे सो गई थी। वो उठी और बाथरूम में चली गई। उसे फ्रेश होना था, अब दक्ष के उठने का टाइम हो गया था, तो वो जल्दी से तैयार होने चली गई। इधर मोक्ष की भी अब आंखें खुली तो अपने आप को ऐसे देख उसे भी कल की बातें याद आने लगी। उसने अपनी साइड में देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी तजरे तो आरोही को ढूंढ रही थी। उसे अपने अपने पास ना पाकर मोक्ष को फिर से बेचैनी महसूस होने लगी थी। उसने अपना हाथ उस जगह रखा जहां आरोही थी, पर अब वो जगह ठंडी थी। मतलब काफी पहले ही वो यहां से चली गई थी। उसने अपने कपड़े पहने और खुद को ठीक किया और अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड से एक पैकेट उठाकर अपने जेब में रख लिया। तभी उसकी नजर उस बैग पर गई जो कर उसने आरोही के हाथों से छीनकर वहां रखे थे। उसने देखा उस पैकेट में खाना था। शायद वो अपने लिए पैक कर लाई थी, पर उसकी वजह से खा नहीं पाई थी। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल कर कहा, आज से उसके लिए भी हॉस्पिटल से खाना भेजा जाना चाहिए, और फोन कट कर दिया। मोक्ष जब गाड़ी से बाहर आया तो गार्ड अपना सर झुकाए उसके बाजू में खड़े हो गए। वो बोला, वो यहां से कब गई है? उसकी बात पर गार्ड ने जवाब दिया, सर मैम कल रात को ही यहां से निकल गई थी। वो अपने बेटे के पास गई है। गार्ड की बात सुन मोक्ष के हाथ मुट्ठी में कस गए और वो अपने मन में बोला, तो तुम कल सोई नहीं थी, बस सोने का नाटक कर रही थी ताकि मुझसे दूर जा सको। इधर आरोही ने गर्म पानी से शावर लिया तो उसे थोड़ा आराम मिला। कल मोक्ष उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े लाया था तो उसमें से एक उसने पहन लिया और बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो मोक्ष वही सामने खड़ा था। मोक्ष तो उसे देख देखता ही रह गया। अब आगे, सर मैम कल रात को ही यहां से निकल गई थी। वो अपने बेटे के पास गई है। गार्ड की बात सुन मोक्ष के हाथ मुट्ठी में कस गए और वो अपने मन में बोला, तो तुम कल सोई नहीं थी, बस सोने एका नाटक कर रही थी ताकि मुझसे दूर जा सको। तारांकन इधर आरोही ने गर्म पानी से शावर लिया तो उसे थोड़ा आराम मिला। कल मोक्ष उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े लाया था तो उसमें से एक उसने पहन लिया और बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो मोक्ष वही सामने खड़ा था। मोक्ष तो उसे देख देखता ही रह गया। मोक्ष के लाए हुए कपड़ों में वो काफी सुंदर लग रही थी। जब आरोही ने मोक्ष को देखा तो उससे अपनी नजरें फेर ली। उसके ऐसा करते ही अभी तक मोक्ष के आंखों में भाव दिख रहे थे, अब वो कहीं गायब हो गए थे और अब उसकी जगह गुस्से ने ले ली थी। आरोही सीधे चलकर दक्ष के बेड के पास गई, पर तभी मोक्ष ने उसके बाह को पका और अपनी तरफ घुमाकर अपने शर्ट के पॉकेट से एक पैकेट निकाल उसके हाथ में रख दिया। मोक्ष कुछ बोलता उससे पहले ही उसे आरोही की आह है सुनाई दी। वो काफी धीमी आवाज थी, पर मोक्ष ने सुन लिया था। मोक्ष ने आरोही के बाह को पकड़ते ही उसे वहां पर दर्द महसूस हो रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं था, बस चुपचाप उस पैकेट को देख रही थी। उसे पता था ये क्या है। वो धीरे से बोली, सर मुझे इसकी कोई। वो बोल ही रही थी कि दक्ष बेड पर कसमसाने लगा। आरोही समझ गई कि दक्ष उठने वाला है। मोक्ष उसके बोलने का इंतजार कर रहा था, पर अब आरोही उससे दूर हुई और टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और उस पैकेट में से एक गोली निकालकर खा लिया। आरोही ने बिना नाश्ता करे ही उस गोली को खा लिया था। वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी और यही देने मोक्ष यहाँ आया था, तो आरोही ने उसके सामने ही उसे खा लिया ताकि मोक्ष आगे कुछ ना बोले, क्योंकि दक्ष जाग रहा था। आरोही दक्ष के सामने जाकर बैठ गई। वो मोक्ष से कभी कोई बात नहीं करती थी, बस मोक्ष ही उसे सुनाता रहता था। आरोही अभी उससे कुछ बोलने वाली थी। मोक्ष भी बेसब्री से उसके बोलने का इंतजार कर रहा था, पर दक्ष के जागने की वजह से वो दक्ष के पास चली गई। मोक्ष की हाथों की मुट्ठी कस गई थी। दक्ष दे से ही उठा, उसने आरोही के गले लग गया। आरोही के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल थी, अपने बेटे को गले लगाकर। और ये सब देख मोक्ष को जलन हो रही थी, उसे और गुस्सा आ रहा था। तभी दक्ष बोला, मम्मा आपके हाथ में क्या हुआ है? क्या आपको चोट लगी है? दक्ष की बात सुन आरोही ने अपने बाह पर देखा। वहां मोक्ष के उंगलियों के निशान बने हुए थे। उसने पहले ये नोटिस नहीं किया था और अब वो पर्पल कलर के हो गए थे और उसके गोरे शरीर पर और भी ज्यादा दाग नजर आ रहे थे।
मोक्ष उसके लिए स्लीवलेस ड्रेस लेकर आया था। उसके पास कोई और ड्रेस नहीं थी, तो मजबूरन उसे वही ड्रेस पहनी पड़ी। दक्ष को समझाते हुए आरोही बोली, कुछ नहीं हुआ है बेटा, और मुझे कोई चोट नहीं लगी है। ये तो मुझे किसी चीज की एलर्जी हुई है। अपनी मम्मा की बात सुन दक्ष की आंखों में पानी आ गया और वो सिसकते हुए बोला, आप झूठ बोल रहे हो मम्मा। अब मैं छोटा नहीं हूं, मुझे सब समझ आता है। आपको कोई एलर्जी नहीं हुई है, आपको चोट लगी है। पहले भी जब उस आंटी ने आपको थप्पड़ मारा था तभी आपको ऐसे ही निशाना बना हुआ था, और आज भी आपको किसी ने चोट पहुंचाई है, पर आप मुझे बताते नहीं हो। जब मैं और बड़ा बनूंगा तो सबको सबक सिखाऊंगा। ये बोल वो दोबारा आरोही के गले लग गया। अपने बेटे की बात सुन आरोही के ना चाहते हुए भी 2 आंसू के बूंद उसके गालों पर लुढ़क गए। उसके दिल में टिस्सी उठी थी, उसका गला भर आया था। उसने कुछ नहीं कहा और दक्ष को बेड पर बिठाकर बाथरूम में चली गई। यही वजह थी कि आरोही इतना डरती थी। दक्ष बाकी बच्चों से ज्यादा मैच्योर था। आरोही बाथरूम में आकर अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगी थी। उसे अपना रोना कंट्रोल नहीं हो रहा था, और वो दक्ष के सामने रोना नहीं चाहती थी। कुछ मिनट बाद आरोही अपना चेहरा ठंडे पानी से धोकर बाहर आई। उसने अपना चेहरा साफ कर लिया था, पर उसकी आंखें बता रही थी कि वो अंदर रो रही थी। अब उसने उस ड्रेस के ऊपर एक श्रग पहन लिया था। मोक्ष तो कब से बुद्ध बने वही खड़ा सब देख सुन रहा था। पता नहीं उसे कैसा महसूस हो रहा था। वो वहां से निकल गया। उसके जाने पर भी आरोही ने पलटकर नहीं देखा था। उसने दक्ष को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम में लेकर गई, उसे फ्रेश कराने के लिए। थोड़ी देर बाद वो दक्ष को फ्रूट खिला रही थी। थोड़ी देर बाद वहां डॉक्टर आ गए। उन्होंने दक्ष का चेकअप किया और बोले, सब कुछ ठीक है, दक्ष जल्दी रिकवर कर रहा है, उसे जल्दी ही डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब आगे। उसने अपना चेहरा साफ कर लिया था, पर उसकी आंखें बता रही थी कि वो अंदर रो रही थी। अब उसने उस ड्रेस के ऊपर एक श्रग पहन लिया था। मोक्ष तो कब से बुद्ध बने वही खड़ा सब देख सुन रहा था। पता नहीं उसे कैसा महसूस हो रहा था। तारांकन वो वहां से निकल गया। उसके जाने पर भी आरोही ने पलटकर नहीं देखा था। उसने दक्ष को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम में लेकर गई, उसे फ्रेश कराने के लिए। थोड़ी देर बाद वो दक्ष को फ्रूट खिला रही थी। थोड़ी देर बाद वहां डॉक्टर आ गए। उन्होंने दक्ष का चेकअप किया और बोले, सब कुछ ठीक है, दक्ष जल्दी रिकवर कर रहा है, उसे जल्दी ही डिस्चार्ज मिल जाएगा। डॉक्टर की बात सुन आरोही को सुकून मिल रहा था। उसे डर था कि दक्ष के टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना निकले, पर सब ठीक था। ये जान अब उसने राहत मिल रही थी। दूसरी तरफ मोक्ष अपनी गाड़ी में बैठ अपने विला जा रहा था। वो काफी गुस्से में था। उसे किस बात का गुस्सा आ रहा था पता नहीं। वो कुछ याद कर रहा था। एक विला के टेरेस पर उसके साथ वही लड़की थी जिसके बारे में मोक्ष हमेशा सोचा करता है। उस लड़की ने मोक्ष के हाथ से नोटबुक छीनी और भागने लगी। तो मोक्ष ने उसे पकड़ने के लिए उसका हाथ पकड़ना चाहा तो वो उसे चिढ़ाकर भागने लगी। उसका हाथ टका उसके हाथ से वो नोटबुक लेने के उकर में मोक्ष ने थोड़ा जोर से उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथों से अपनी नोटबुक लेते हुए बोला, ऐसा नहीं करते बच्चा, कितनी बार समझाया है मैंने, कहीं चोट लग गई तो। मोक्ष के ऐसा बोलते ही वो रोने लगी और बोली, तुमने मुझे चोट लगाई, देखो ये बोल उसने अपना हाथ आगे कर दिया। जो अभी थोड़ी देर पहले मोक्ष ने पका था, उसका हाथ लाल हो गया था। मोक्ष के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसे चोट लगी। मोक्ष ने उसके हाथ को पकड़कर उस जगह फूंक मारने लगा तो वो और जोर से रोने लगी थी, या यूं कहें रोने का नाटक कर रही थी। मोक्ष सब समझ रहा था कि वो रोने का नाटक कर रही है, पर फिर भी उसे बुरा लग रहा था। उसके वजह से उसका हाथ लाल पड़ गया था। दरअसल गलती मोक्ष की नहीं थी, उसने उस पर कोई जोर नहीं लगाया था। वो थी ही इतनी नाजुक और उसकी स्किन तो दूध सी सफेद थी, तो जल्दी से उस पर निशान बन जाते थे। पर आज उसने तय किया था कि इस बात का अच्छे से कैसे इस्तेमाल करना है। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था, पर मोक्ष जानता था उसे कैसे चुप करवाना है। वो बोला, क्या चाहिए तुम्हें? वो ऐसे बोल रहा था जैसे उसे पता था कि वो ऐसा किस लिए कर रही थी। मोक्ष के पूछते ही उसने रोना बंद कर दिया था और बोली, क्या तुम मेरी बात मानोगे? उसकी बात पर मोक्ष ने उसे अपनी आईब्रो उचकाते हुए देखा, जैसे कह रहा हो, क्या मैं तुम्हारी बात नहीं मानता? और अगर नहीं भी मानी तो तुम मनवा लेती हो। तो अब बताओ जल्दी से क्या चाहिए तुम्हें? मोक्ष का ऐसा रिएक्शन देख उसका मुंह बन गया था, पर उसके चेहरे पर एक स्माइल थी।
वो बोली आज सैटरडे है और तुम्हें पता है ना। उसकी बात को बीच में रोकते हुए मोक्ष बोला, हाँ पता है, आज आंटी ने करेले की सब्जी बनाई होगी और हमेशा की तरह तुम्हें उसे नहीं खाना है ना। मोक्ष की बात पर उन्होंने फिर से अपना मुंह बना लिया और बोली, हाँ नहीं खानी मुझे करेले की सब्जी। उस करेले को देखते ही मुझे उल्टी आ जाती है और माँ मुझे जबरदस्ती करेला खिलाती है। अब बताओ मैं क्या करूं। उसकी बात पर मोक्ष को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। मोक्ष ने उसके हाथ पर फिर से फूंक मारते हुए कहा, तो बोलो क्या चाहती हो मुझे से, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। मोक्ष की बात सुन उसकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर एक स्माइल। वो बोली, तुम्हें पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और माँ आज पूरे खाने में करेला खिलाएगी, तो तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ और मैं ईर पर थोड़ा सा खा लूंगी माँ का दिल रखने के लिए। उसकी बात पर मोक्ष ने अपना हाथ अपने सर पर मारते हुए कहा, कितनी चालाक हो गई हो तुम। ठीक है मैं लेकर आता हूँ। इतना बोल मोक्ष जाने लगा तो उसने मोक्ष का हाथ पकड़ा और बोली, किसी भी रेस्टोरेंट से मत लाना, मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से ही ले आना। कहीं और से खाया खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं होता और मेरी तबीयत बिगड़ जाती है और ना चाहते हुए भी माँ को पता चल जाता है कि मैंने बाहर का खाना खाया था और फिर वो पनिशमेंट में मुझे 2 दिन करेला खिलाती है। उसकी बात पर मोक्ष जोर से हंस दिया। ये सब याद करते वक्त मोक्ष की नजर उस पैकेट पर थी जो आरोही वही गाड़ी में छोड़कर चली गई थी। उस पैकेट से साफ पता चल रहा था कि वो किसी फूड स्टॉल से पैक करवाया गया था। मोक्ष बस उस पैकेट को घूर रहा था। उसकी नजरों में जैसे वो खाने का पैकेट चुभ रहा था। अगर वो पैकेट के जगह कोई इंसान होता तो मोक्ष उसे एक पल में जिंदा जला देता। क्या है मोक्ष के गुस्से की वजह? क्या होगा अब आगे? अब आगे कहीं और से खाया खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं होता और मेरी तबीयत बिगड़ जाती है और ना चाहते हुए भी माँ को पता चल जाता है कि मैंने बाहर का खाना खाया था और फिर वो पनिशमेंट में मुझे 2 दिन करेला खिलाती है। उसकी बात पर मोक्ष जोर से हंस दिया। तारांकन ये सब याद करते वक्त मोक्ष की नजर उस पैकेट पर थी जो आरोही वही गाड़ी में छोड़कर चली गई थी। उस पैकेट से साफ पता चल रहा था कि वो किसी फूड स्टॉल से पैक करवाया गया था। मोक्ष बस उस पैकेट को घूर रहा था। उसकी नजरों में जैसे वो खाने का पैकेट चुभ रहा था। अगर वो पैकेट के जगह कोई इंसान होता तो मोक्ष उसे एक पल में जिंदा जला देता। मोक्ष ने अपने हाथ को जोर से स्टीयरिंग व्हील पर मारा। कुछ ही देर में मोक्ष अपने विला पहुंचा और फ्रेश होकर ऑफिस निकल गया। मोक्ष की आज उसके अंडरवर्ल्ड की दुनिया से काम था। उसकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वो उसी जंगल के रास्ते से जा रहा था और उसका असिस्टेंट राज उसे मीटिंग की सारी अपडेट दे रहा था। तभी मोक्ष बोला, ये रॉबर्ट का काम कैसा चल रहा है? उसकी कोई अपडेट है तुम्हारे पास? मोक्ष की बात सुन उसके राज ने एक फाइल मोक्ष की तरफ बढ़ा दिया। उस फाइल को लेकर मोक्ष देख रहा था तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। उसकी स्माइल देख ड्राइवर और राज दोनों के गले सूखने लगे थे। जब भी मोक्ष इस तरह स्माइल करता है तो किसी का तो दुनिया छोड़कर जाने का टाइम हो गया होता था। राज और ड्राइवर ने एक दूसरे को देखा और अपनी गर्दन ना में हिला दी। ड्राइवर तो फिर भी बाहर रहता था पर राज तो हमेशा मोक्ष के साथ रहता था। उसने मोक्ष का हैवान जैसा रूप देखा था। खुद उसे कभी कभी मोक्ष से डर लगता था। थोड़ी देर में वो उसी हवेली के बाहर थे। जैसे ही वहां मोक्ष की गाड़ी आकर रुकी, गार्ड अलर्ट होकर खड़े हो गए। एक गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला। मोक्ष गाड़ी से उतरकर रॉब से चलते हुए अंदर आ गया। वहां पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे। मोक्ष के आते ही सब उठकर खड़े हो गए सिवाय एक इंसान के। मोक्ष की नजरें जब उससे मिली तो उसने गर्व से अपना सर थोड़ा और ऊपर उठाया। उस इंसान की ये हरकत दे मोक्ष के चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई। ये वैसी ही स्माइल थी जिसे देख राज को भी डर लगता था। जब मोक्ष अपनी किंग जैसी चेयर पर बैठ गया तो सब लोग भी बैठ गए। मोक्ष ने इशारा किया तो मीटिंग शुरू हो गई। सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे। जब सब हो गया तो राज जल्दी से सामने आया और प्रोजेक्टर से एक पेन ड्राइव कनेक्ट कर दिया। प्रोजेक्टर पर कुछ पेपर्स दिखाई दे रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट दिख रहे थे और उसके साथ रॉबर्ट और वो आदमी जो अभी कुछ देर पहले बड़े घमंड से मोक्ष को देख रहा था। उसका नाम रॉय था। उनकी बातें सब सुन रहे थे पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सबको समझ में आ रहा था रॉबर्ट मोक्ष को धोखा देने की कोशिश कर रहा था और मोक्ष ने उसे पकड़ लिया था। अब उसका क्या हाल होने वाला था ये सब लोग जानते थे सिवाय रॉय के। वो तो अभी भी अकस से बैठा था। आज तो मोक्ष पहले से ही गुस्से में था। उसे किसी पर तो उसे उतारना था
और अब तो उसे अच्छा मौका मिला था। उसके आंखों के सामने बार बार आरोही की रोकर लाल हुई आंखें दिखाई दे रही थी और मोक्ष का गुस्सा बढ़ रहा था। मोक्ष के गार्ड्स ने जब रॉबर्ट को वहां लेकर आ गए तो सब लोग उसकी हालत देखकर डर गए थे। उसे बेहद टॉर्चर किया गया था। मोक्ष ने ना कुछ पूछा ना उसे बोलने दिया, सीधा अपना लाइटर जलाकर उसकी तरफ फेंक दिया। तो रॉबर्ट की चीखें उस मीटिंग हॉल में गूंजने लगी थी। रॉबर्ट को ऐसे जलता देख सब लोग सहम गए थे। रॉय भी घबरा गया था, पर उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। मोक्ष ने एक नजर रॉय को देखा और फिर राज को देखा, तो राज ने एक गन मोक्ष के हाथों में दिया। मोक्ष को गन अपने तरफ करते देख रॉय बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मेरे भाई को नहीं जानते। अगर तुमने मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रॉय की बात सुन मोक्ष ने राज को देखा तो वो जल्दी से बोला, इसका भाई वही है जिसे आप पकड़कर सजा देना चाहते थे। उसने एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसे मारकर वैसे ही सड़क पर फेंक दिया। राज की बात सुन मोक्ष का चेहरा गुस्से काला पड़ने लगा था। उसने अपनी गन उठाई और रॉय की तरफ कर उससे बोला, बहुत जल्दी तेरे उस कमीने भाई को भी तेरे पास भेज दूंगा। इतना बोल मोक्ष ने सीधा उसे शूट दिया और सबकी तरफ देखकर बोला, मुझे धोखा और धोखा देने वाले लोगों से नफरत है। याद रखना मेरी बात को, और इसे उठाकर टाइग के पिंजरे में डालो, उसका लंच हो जाएगा। इतना बोल मोक्ष वहां से निकल गया। रॉबर्ट की चीखें तो बंद हो गई थी, पर वो अभी भी जल रहा था। वहां खड़े हर किसी के दिल में मोक्ष की क्वालिटी देख दहशत भरी हुई थी। ऐसे ही सब उसे ब्रूटल किंग नहीं कहते थे। अब आगे राज की बात सुन मोक्ष का चेहरा गुस्से काला पड़ने लगा था। उसने अपनी गन उठाई और रॉय की तरफ कर उससे बोला, बहुत जल्दी तेरे उस कमीने भाई को भी तेरे पास भेज दूंगा। इतना बोल मोक्ष ने सीधा उसे शूट दिया और सबकी तरफ देखकर बोला, मुझे धोखा और धोखा देने वाले लोगों से नफरत है। याद रखना मेरी बात को, और इसे उठाकर टाइग के पिंजरे में डालो, उसका लंच हो जाएगा। इतना बोल मोक्ष वहां से निकल गया। रॉबर्ट की चीखें तो बंद हो गई थी, पर वो अभी भी जल रहा था। वहां खड़े हर किसी के दिल में मोक्ष की क्रुएलिटी देख दहशत भरी हुई थी। ऐसे ही सब उसे ब्रूटल किंग नहीं कहते थे। मोक्ष वहां से अपने ऑफिस आ गया था। तभी उसे दक्ष के डॉक्टर का कॉल आया और उसने दक्ष की सारी रिपोर्ट उसे बताई। मोक्ष कुछ सोच रहा था। उसने राज को कॉल कर अपने विला में से सारे सर्वेंट को निकालने को कह दिया था और एक नैनी को अपॉइंट करने को कहा और एक बच्चे के हिसाब से एक रूम तैयार करने को कहकर फोन कट कर दिया। आज मोक्ष के दिल में बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। मोक्ष अपने रिवॉल्विंग चेयर पर आराम से बैठ गया और अपने सर को पीछे टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे 5 साल पहले का वो दिन याद आ रहा था। आज मोक्ष का कॉलेज में लास्ट डे था। कॉलेज के बाद उसने और उसके दोस्तों ने आज क्लब जाकर पार्टी करने का प्लान बनाया था। सब मिलकर क्लब पहुंचे थे। सबने मस्ती की, डांस किया, ड्रिंक करने की तो शर्तें लगाई गई थी। आज सबने उसी क्लब में अपने लिए रूम बुक किया था। सब अपनी अपनी मस्ती में थे। ऐसे ही वक्त बीत रहा था, पर उनके ड्रिंक करने की रेस खत्म ही नहीं हो रही थी। पर अब धीरे धीरे मोक्ष को बेचैनी हो रही। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हो रहा है। जब वो वहां से उठकर जाने लगा, तो उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया, पर अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मोक्ष ने बाथरूम का बहाना बनाकर कर अपने रूम में आ गया और आते ही अपने रूम का डोर अंदर से बंद कर दिया। उसे पता था उसके दोस्त नहीं मानेंगे और उसे वापस बुलाने जरूर आएंगे। मोक्ष अब बाहर नहीं जाना चाहता था। उसके रूम में आने के कुछ मिनट बाद ही कोई उसके डोर पर नॉक कर रहा था, पर मोक्ष को लगा उसके दोस्त होंगे जो उसे वापस बुलाने आए थे। पता नहीं कितनी ही देर तक वो डोर नॉक हो रहा था, पर मोक्ष तो आकर बेड पर लेट गया था। उसका गला सूख रहा था। उसने टेबल साइड देखा तो वहां उसे पानी का जग दिखा। उसने जग उठाकर सीधे अपने मुंह से लगा लिया। पानी पीने के बाद उसे थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा था। उसकी आंखें भी नशे से बंद हो रही थी। वो फिर से बेड पर लेट गया। उसने अपना चेहरा तकिए में दबा रखा था। उसे अब और बेचैनी महसूस हो रही थी। वो फिर से कसमसा रहा था, तो उसका हाथ किसी मुलायम चीज से टकराया। मोक्ष ने रूम की लाइट बंद कर रखी थी। उसे उस चीज के टच से एक सुकून मिल रहा था। वो फिर से अपना हाथ फेरने लगा, तो उसे समझ आया कि वहां कोई लेटा है। उसने अपनी बंद होती आंखों से देखने की कोशिश करने लगा।
वहां एक लड़की लेटी थी और उसके बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। मोक्ष सोचने लगा, मेरे रूम में मेरे बेड पर लड़की कहां से। ये सोच मोक्ष उस लड़की को उठाने की कोशिश करने लगा था, पर अब तक उसकी नशे से हालत खराब हो गई थी। वो ना ही ठीक से कुछ बोल पा रहा था और ना ही देख पा रहा था। उसकी आंखें अब बार बार बंद हो रही थी, पर उसे उस लड़की को अपने रूम से बाहर निकालना था। मोक्ष ने फिर एक बार कोशिश करते हुए उस लड़की को उठाना चाहा, पर अब उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो उसके ऊपर गिर गया। मोक्ष जैसे ही उस पर गिरा उसके बॉडी में चेंजेस होने लगे थे। वो खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा क्यों हो रहा था उसे भी पता नहीं था, पर वो जानता था ये गलत है। वो किसी से प्यार करता था, वो उसे धोखा नहीं दे सकता था। यही सब सोचते हुए मोक्ष उसके ऊपर से उठने लगा था, पर वो उठ नहीं पा रहा था और इसी चक्कर में उसका हाथ उस लड़की के चेस्ट को छू गया। मोक्ष अपना हाथ हटाना ही भूल गया था। अब उसके जज्बात उसके काबू से बाहर हो गए थे। उसके चेस्ट पर रखा और उस पर हरकत करते हुए फील करने लगा और उसे अपनी बेचैनी से थोड़ी राहत मिल रही थी। कौन थी वो लड़की मोक्ष के साथ, और क्या हुआ था मोक्ष को? क्या ये किसी की चाल थी? पर वो जानता था ये गलत है। वो किसी से प्यार करता था, वो उसे धोखा नहीं दे सकता था। यही सब सोचते हुए मोक्ष उसके ऊपर से उठने लगा था, पर वो उठ नहीं पा रहा था और इसी चक्कर में उसका हाथ उस लड़की के चेस्ट को छू गया। मोक्ष अपना हाथ हटाना ही भूल गया था। अब उसके जज्बात उसके काबू से बाहर हो गए थे। अब उसने अपने हाथ को फेरना शुरू कर दिया था। वो नशे में सब भूल गया था। मोक्ष ने अपना दूसरा हाथ भी उसके चेस्ट पर रखा और उस पर हरकत करते हुए फील करने लगा और उसे अपनी बेचैनी से थोड़ी राहत मिल रही थी। मोक्ष ने एक झटके में उस लड़की के कपड़े उतारे और उसे अपनी बाहों में भरकर किस करने लगा। उसके करीब आने से मोक्ष को ठंडक मिल रही थी। मोक्ष नशे में उसके पूरे बॉडी पर किस कर रहा था और बाइट भी कर रहा था। वो लड़की बस कसमसा रही थी और अपने कमजोर हाथों से उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर मोक्ष का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। वो समझ रहा था वो लड़की उसे मना कर रही है, उसे अपने आप से दूर कर रही है, पर सब बेकार था। अब ना मोक्ष अपने काबू में था और नहीं वो लड़की उसे रोकने के काबिल थी। मोक्ष ने तो कब की अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने जैसे ही उसके अंदर खुद को एंटर किया, उस लड़की का समसाना बढ़ गया था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर उसकी आंखें बंद थी। रात ऐसे ही निकल गई थी। उस लड़की का कसमसाना कब बंद हुआ था मोक्ष को भी पता नहीं था। वो सो गई थी या बेहोश हो गई थी, पता नहीं। सुबह जब फोन की रिंगटोन से मोक्ष की आंखें खुली तो उसने बेड पर ही अपना हाथ इधर उधर घुमाकर अपना फोन ढूंढना चाहा, तो उसे अपने हाथ में गीलापन महसूस हुआ। मोक्ष ने अपनी आंखें खोल अपना हाथ देखा तो उसके हाथ पर खून लगा था। खून देख उसने अपने साइड में देखा तो शॉक हो गया था। उसके साथ एक लड़की लेटी थी, वो भी बिना कपड़ों के, पर उसका चेहरा दूसरी तरफ था। मोक्ष ने जब खुद को देखा तो वो भी उसी हालत में था। मोक्ष ने उस लड़की का चेहरा देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ कांपने लगे थे, पर तभी फिर से उसका फोन बजने लगा था। मोक्ष का सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे उस रिंगटोन की आवाज से इरिटेशन हो रही थी। उसने उस लड़की की तरफ बाया अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपना फोन उठाकर देखा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।